I'll briefly refer to two important decisions taken by the Union Cabinet today. The other matters will be informed to you by the PIB. The first decision is in relation to the regularization of unauthorized colonies in Delhi. The cut-off date for the regularization, which was earlier 31st March 2002, has been extended to 1st June 2014. तो जो पहले कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तक की थी, उसको 1 जून 2014 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सारे का असर ये है कि 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलता है। इसकी डिटेल इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स करेंगे और रेगुलराइजेशन की वजह से जो बाकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं इन कॉलोनीज में, उसकी सुविधा भी यहां के रहने वाले लोगों को मिल पाएगी। दूसरा एक प्रमुख निर्णय था आज, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 को लेकर। The cabinet recommended to the president the promulgation of an ordinance to amend the Land Acquisition, Rehabilitation and Settlement Act. इसके कई प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए गए हैं। इसकी अर्जेंसी ये थी कि इस एक्ट का एक सेक्शन 105 है, 1 वर्ष के भीतर जो शेड्यूल 4 में 13 ऐसे कानून आते हैं जिनको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था, जिनके दौरान कोई एक्विजिशन हो, तो रेलवेज का, हाईवेज का, एटॉमिक एनर्जी का, ऐसे 13 कानून हैं जो शेड्यूल 4 में थे। उन कानूनों पे कौन सा प्रावधान अप्लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये कानून नोटिफाई होने के 1 वर्ष के भीतर नोटिफाई होना था। ये एक्ट 1 जनवरी 2014 से नोटिफाई हुआ था। So which provisions of this act are to apply to the exempted acts? This was one question. The second question was that there was an impression created, and which was realistically so, after extensive consultations with state governments and other stakeholders with regard to the process of acquisition. The priority of the government was that the interest of the farmers whose
land is likely to be acquired is also paramount. At the same time, it has to be balanced with the developmental needs of the society. Keeping this in mind, there are two important decisions in this ordinance with regard to keeping the interest of the farmers in mind. The provisions relating to payment of higher compensation, relief and rehabilitation will remain untouched. तो जो हायर कॉम्पेंसेशन है, जिस किसी की जमीन एक्वायर होगी उसको वो मिलता रहेगा. आरएनआर पैकेज उसको उसी प्रकार का मिलता रहेगा. सेक्शन 105 को अमेंड करके ये प्रावधान भी डाला गया है कि जो जमीन उन एग्जेम्प्टेड एक्ट्स में भी एक्वायर होगी, जो इस एक्ट का कॉम्पेंसेशन और आरएनआर पैकेज है, उन 13 एक्ट्स पे भी वही लागू होगा. So the higher compensation, relief and rehabilitation will apply entirely to this act and also to the exempted 13 acts. इसके साथ साथ इसको बैलेंस करते हुए जो डेवलपमेंटल आवश्यकताएं हैं सोसाइटी की और जो इस एक्ट में कहीं कमी थी, इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है सेक्शन 10 कैपिटल ए. उसमें 5 पर्पसेस डिफाइन किए गए हैं. पहला मैं 5 पढ़ देता हूं. Such projects vital to national security or defense of India and every part thereof, including preparation for defense or defense production. अब ओरिजिनल एक्ट में डिफेंस ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं थे. तो आपको डिफेंस की कोई सीक्रेट इंस्टॉलेशंस भी करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए, तो आपको उसी प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा. सो पहला है डिफेंस ऑफ इंडिया. दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन. तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अगर वो बननी है या कोई और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, वो एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं था. तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर पीपल. फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइंड है. चौथा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. ये कॉरिडोर्स इसलिए रखा गया कि कॉरिडोर से एक कंपोजिट डेवलपमेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता है और हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, तो उसका पूरे एरिया पे जो ग्रामीण क्षेत्र साथ में होता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट उसका होता है. और पांचवा है infrastructure and social infrastructure projects, including projects under public-private partnership, where ownership of land continues to vest in government. So, पहला national security, दूसरा rural infrastructure, तीसरा affordable housing and housing for poor, चौथा industrial corridors, और पांचवा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जमीन की मलकियत सरकार की रहेगी.
अगर ये पर्पसेस के लिए एक्विजिशन होता है तो दो जो चैप्टर्स हैं और जो इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक कंसेंट बहुत लोगों की चाहिए होगी, 80% 70% की। दूसरा सारा प्रोसेस ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। तीसरा फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। वो वाले प्रावधान फिर अप्लाई नहीं करेंगे। सो द बैलेंस विच वी हैव अचीव्ड इज कि इन 5 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए अगर जमीन चाहिए तो प्रोसीजर्स हैव बीन रिलैक्स्ड, हायर कॉम्पेंसेशन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, and that higher compensation has been made applicable to all the exempted acts with effect from 1st January 2015. इसके अलावा कुछ और प्रोसीजरल करेक्शंस और कॉन्सिक्वेंशियल करेक्शंस हैं उस एक्ट में, क्योंकि जिस तरीके से बना था कई ओवरसाइट एरर्स भी थे। कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज में करेक्ट हो रहे हैं और जो उसमें करेक्ट नहीं हो सकते वो फिर अमेंडमेंट के प्रोसीजर से करेक्ट होते हैं। जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, इफ लैंड इज मेड अवेलेबल फॉर अ कंपनी, अब उस कंपनी को एंटिटी कर दिया गया है और एंटिटी की परिभाषा, उसके पीछे कारण यह है कि कोई व्यक्ति कंपनी के स्थान पर पार्टनरशिप बना ले तो वो रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगेगी। तो दीज वर ओवरसाइट एरर्स। इन अ नटशेल वी हैव ट्राइड टू अचीव अ बैलेंस where higher compensation will continue and higher compensation and R&R will be applicable even to all exempted acts. At the same time, the procedural rigors will be loosened or eased in relation to 5 purposes, और इनमें से अधिकतर पर्पस वो हैं जो डेवलपमेंट का और रूरल डेवलपमेंट का भी जिनसे संबंध है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर, अब गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं तो सस्ते मकान उनके लिए चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में से निकलते जाएंगे। दीज आर नैरो कॉरिडोर्स नेक्स्ट टू द हाईवेज which go through the rural areas, so they will lead to overall development of those areas. तो इन पर्पसेस के लिए हमने प्रोसीजरल जो प्रोसेसेस थे उनको थोड़ा लूजन किया है। This is the balance that this ordinance seeks to achieve. The government believes that the compensation R&R interest of the farmer is paramount. So we have retained all the liberal provisions and extended those provisions to the exempted acts. At the same time, eased the procedural requirements so that developmental activity for these 5 areas can also continue. Thank you. That consent clause was applicable to public-private partnerships. So if acquisition is for some of these purposes, then that consent clause will be exempted. सर, सबसे बड़ा सवाल हाउसिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसेज के लिए प्राइवेट कई कंपनियां हो जाती थी और उसमें गांव के लोगों को चाहे जो उनको परेशानी होती थी और कई केसेस हैं अभी खासकर एनसीआर में। ये तो जो पहले इसको बाधित किया गया था, इसे रोकने की कोशिश की गई यूपीए सरकार द्वारा। देखिए, इस देश में 35% लोगों के पास प्रॉपर हाउसिंग है, 65 को अभी भी मिलना है। और इसलिए जो नए शहरों का निर्माण होगा, जो हो भी रहा है और आगे भी स्मार्ट सिटीज बनेंगी, तो इसमें तो वो लोग आएंगे जो आज गांव में हैं।
या वो केवल कच्चे घरों में रहते रहेंगे। अब उनके लिए भी तो समाज को अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रावधान करना पड़ेगा। Those already living in urban areas, in regular houses, do not need that housing for poor and affordable housing. It is either slum dwellers or people coming from through an influx of population from villages to the cities who need it. सर अफोर्डेबल हाउसेज जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही बनाएंगी, ये नहीं कि लोग किसी बिल्डर नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरकार उसका जो भी उसकी अर्बनाइजेशन की पॉलिसी बनती है उसके मुताबिक होगा। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, आज ऐसे राज्य हैं जिनमें वो परमिट देते हैं अगर प्राइवेट कॉलोनाइजर को, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगती है कि इतने आप हाउसिंग फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप बना के देंगे। वो तो स्टेट की अपनी पॉलिसी होगी। Sir, your INB minister, there have been attacks on theatres showing PK. Is there anything you want to do about it? Press conference is on the cabinet proceedings. सर ये जो 5 पर्पस है, इसके बाद बचा क्या सर किसानों को? इसका मतलब है कि फार्मर्स के पास अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। But does India need infrastructure or no? Yes, we need that. तो how will you get it in mid-air? इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड पे बनता है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर जमीन पे बनता है, ग्रामीण सड़क कैसे बनेगी?